हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट का है हमारा थर्ड पार्ट। इसमें जो हमारे कुछ टॉपिक बच गए थे हम उनको कवर करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे रोज़ कहती हूँ, डेली मेरा यही कहना रहता है कि मैं एक बीएमएलटी स्टूडेंट हूँ। अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ और हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के साथ साथ मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई इसमें कुछ कमियाँ लगती है तो आप मुझे एक छोटी दीदी या बड़ी दीदी की तरह समझकर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं इसमें और भी अच्छे कोशिश करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। और प्लीज़ गाइस, मेरी इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं इसको और किस तरह से ठीक कर सकती हूँ। तो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गीकी के सहायक साधन। जो वर्गीकरण हम करते हैं उसमें कौन कौन से सहायक साधन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टेक्सोनोमिकल एड्स। तो फर्स्ट होता है हमारा हर्बेरियम, जिसे पादपाले भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा बॉटनिकल गार्डन, जिसे वनस्पति उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है हमारा जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम ज़ू या चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। इसे प्राणी उद्यान भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूज़ियम, जिसे हम संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी की का मतलब होता है कुंजी। एक ऐसी पुस्तिका होती है जिसमें जीवों को, जैसे पेड़ पौधों या जंतुओं की जातियों का पूर्ण रूप से अध्ययन बताया जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा। उसके नेक्स्ट है हमारा मैनुअल्स। उसके बाद है हमारा मोनोग्राफ। उसके बाद है हमारा कैटलॉग्स। इसके बारे में आपको डिटेल से बताती हूँ। तो आइए हमारा फर्स्ट टॉपिक हर्बेरियम पर। तो देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हर्बेरियम। हर्बेरियम को हम पादपाले भी कह सकते हैं। कभी कभी हर्बेरियम ना आकर क्वेश्चन में पादपाले के नाम से भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। इसमें लिखा है एक ऐसी विशेष प्रक्रिया जिसमें वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है ना। एक कागज़ की फर्स्ट में शीट ली जाती है, उस पर फिर एक पौधा, कोई सी भी जाति का स्पीसीज का एक पौधा होता है, जिसको रखकर उसको अच्छी तरह से सुखाने के लिए उसको दबाकर बिल्कुल उसको प्रेस करके हाथों से उस शीट पर अच्छे से रखा जाता है और दबाकर परिरक्षित करके रख देते हैं। ठीक है। फिर उस पर पौधों क्या लेबल पर पौधों का एकत्र करने की तिथि, यानी जिस डेट को हम उसको एक एक सीट पर एकत्रित करके रखते हैं, उस दिन का हम वहाँ पे डेट लिखते हैं। पौधे का नाम लिखते हैं, स्थानीय नाम लिखता है, वो कहाँ से है वो भी इंग्लिश में लिखा जाता है। उसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं कि जो पौधा हमने हर्बेरियम के अंतर्गत संग्रहण करके रखा है, उसका वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है। एकत्रित करने वाले का नाम, जिस व्यक्ति ने एकत्र किया है उसका नाम। अगर आप किसी पौधे को हर्बेरियम के अंतर्गत एकत्र करते हैं तो वहाँ पर आपका नाम लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट है हमारा बॉटनिकल गार्डन, जिसे वनस्पति उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है। पहले जो आपने हर्बेरियम देखा है उसके अंतर्गत हम निर्जीव पौधों को संग्रहित करके रखते हैं। उसका ही अब एक अपग्रेड रूप बना दिया है, जिसमें हम जीवित पौधों को संग्रहण करके रख सकते हैं। जो वनस्पति उद्यान होता है उसमें पेड़ पौधों की बहुत सी ऐसी जातियाँ उगाई जाती हैं जो कि जीवित रूप में होती है तथा वह ग्रोथ करती है। उसे ही वनस्पति उद्यान कहा जाता है। इन उद्यानों में पौधों को स्पीसीज की पहचान के लिए उगाया जाता है। स्पीसीज की पहचान, जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि हमारे आसपास नहीं पाए जाते हैं, तो हम जो वनस्पति उद्यान है उसके अंदर जाकर हम बहुत सारे पौधों की पहचान आसानी से कर सकते हैं।
प्रत्येक पौधों पर लेबल लगा रहता है। उस पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है कि यहाँ कौन सा पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इस तरह से उस पर सारी डिटेल जो है फिल की जाती है, जिस पर वनस्पति अथवा वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम आदि लिखा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है हमारा जो कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है, जैसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे 3 फेमस जो है बॉटनिकल गार्डन है, जो कि अधिकतर क्वेश्चन में कभी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं तो कभी इनकी प्लेस पूछ लिए जाते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे जो है हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट की इंग्लैंड। ठीक है ना, क्यू इंग्लैंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोलकाता के पास ही है, इसको बोलते हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और ये जो है वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के पास में। थर्ड वाला है हमारा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो भी हमारा इंडिया में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों अथवा प्राणियों के नमूने होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, पौधों के नमूने भी रखे जाते हैं और इसमें प्राणियों के नमूनों को भी रखा जाता है। नेक्स्ट है नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं, जैसे फिनोल एल्कोहल का जो विलयन होता है तथा इथाइल एल्कोहल का जो विलयन होता है, उनके अंदर एक जार के अंदर, जैसे आपने बहुत सारे, जैसे आप कॉलेज में हो या फिर आप स्कूल में हो, तो 11th 12th में या कॉलेज वाले जो दिन होते हैं उसमें आपको किसी न किसी लैब में, लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जीव जो है किसी जो बरनी या कंटेनर रहता है उसके अंदर ऐसे रखे रहते हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो जीवित अवस्था में हो। तो ऐसे ही जो उनको होता है किसी विलयन के अंतर्गत रखा जाता है। तो बहुत सारे विलयन या जेली होती है जिसमें फिनाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल में से भी एक को रखा जाता है। ऐसे बहुत से केमिकल है जिसके अंदर रखने से जो जीव होते हैं वो मृत होते हैं, परंतु वो सड़ते गलते नहीं है। वो जिस अवस्था में उनको रखा जाता है वह उसी अवस्था में हमेशा रहते हैं, सड़ते गलते नहीं है। ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक को अच्छी से समझ गए हैं। वनस्पति संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगा कर रखते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे कीटों को एकत्र करके इकट्ठा करके उनको मारने के बाद मार देते हैं, फिर उनको एक डिब्बे के अंदर पिन लगा कर रख देते हैं। या बहुत सारे मरे हुए भी होते हैं, उनको भी अगर उन लोगों को संग्रहित करके रखा जाता है तो उनको भी उसके अंतर्गत रखते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। जो आपने म्यूजियम में देखा होगा, आपने टीवियों में भी देखा होगा, और बहुत से लोग म्यूजियम में घूमने भी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि जो स्केलेटन होता है, चाहे वो किसी, वैसे अधिकतर एलिफेंट, जिराफ या फिर जो हमारे डायनासोर होते हैं उनके जो कंकाल होते हैं वो अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं, इसके अंतर्गत ही रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करके रखते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे भी होते हैं या प्राणी होते हैं जिनको सुखाकर ड्राई करके परिरक्षित करके भी रखा जाता है। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करके रखते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री म्यूजियम है, जिसमें जो बहुत सारे हमारे स्टार्टिंग से लेकर जो अब तक में जो इन दिस टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है, इसलिए उसे प्रधानमंत्री म्यूजियम कहा जाता है। ऐसे ही राजीव गांधी म्यूजियम है, नेहरू जी म्यूजियम है, इंदिरा गांधी म्यूजियम, और भी बहुत सारे म्यूजियम हैं जिनको आप और भी पढ़ के देख सकते। नेक्स्ट है हमारा प्राणी उपवन, अथवा जिसे हम चिड़ियाघर भी कह सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क भी कह सकते हैं या जू भी कह सकते हैं। आप में से अधिकतर जो लोग हैं जू में घूम कर आ चुके हैं, तो आपको इन सभी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगी।
ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। इन उपवनों में अधिकांश वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। कौन रखे जाते हैं? जीवित प्राणी रखे जाते हैं। जो पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट में, मैं आपको पहले रिवीजन करवा देती हूँ थोड़ा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट में हमने हर्बेरियम पढ़ा था, उसमें क्या रखा जाता है? पौधे रखा जाते हैं जो मृद अवस्था में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वनस्पति उद्यान पढ़ा, उसमें क्या है? पौधों की जीवित जातियों को संरक्षित करके रखा जाता है। और जो हमारा प्राणी भवन है या हमारा जो जू है, जूलॉजिकल पार्क है, इसके अंतर्गत हम जीवों को, वन्य आवासीय जीवित प्राणी को हम संरक्षित करके रखते हैं। मतलब जैसे कि जंतुओं की तथा प्राणियों की बहुत सारी जातियों को हम यहाँ पर संरक्षित करके रखते हैं। इनसे वन्य जीवों की मानव देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। आवासीय परिस्थिति के अनुसार कैसे? जैसे कि आपने देखा है कि अगर आप जू में जाते हैं तो जैसे जो मगरमच्छ या मछलियाँ होती है, वो आवास में अगर जैसे बाहर उनके स्थानों पर रहेंगी तो पानी में रहती है, तो ठीक उसी प्रकार जू के अंदर भी उनके लिए एक ऐसा ही छोटा क्षेत्र जो है बनाया जाता है, विकसित किया जाता है, जैसे उनको वहाँ क्षेत्र वैसा ही लगे जैसा कि वहाँ नदियों तालाबों में रहती थी तब लगता है। ऐसा ही क्षेत्र के लिए शेर के लिए भी एक छोटा सा जंगल टाइप में बना दिया जाता है, जिससे उसको लगता है कि वहाँ जंगल में ही है। तो जैसे जैसे जीव है, जैसे वे रहना पसंद करते हैं, जैसी स्थिति से प्राकृतिक स्थिति परिस्थिति में वहाँ रहते थे, ठीक वैसी स्थिति जू में भी उनके लिए छोटे पैमाने पर की जाती है। आई होप कि आप इसको समझे होंगे ठीक से। इसे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो हमारा जूलॉजिकल पार्क है, इसको चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखने के लिए अनेक लोग आते हैं, चाहे वहाँ देश से हो या बाहर विदेश से। बहुत से लोग हैं, जो बहुत सारे हमारे जो जूलॉजिकल पार्क है, बहुत ही फेमस पार्क होते हैं, जिसमें कुछ विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनको देखना असंभव है। तो उनको देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। इसमें जितना संभव हो सके उतने तरह के प्राणी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। मतलब बहुत सी नई नई प्रजातियां जो हमने अभी तक देखी नहीं है, वहाँ जू में हम देख सकते हैं। तो उनका प्रयास है कि वो और भी अच्छी जो नई नई जातियां हैं, सभी को यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा की, जिसे हम कुंजी या चाबी कह सकते हैं, ठीक है। कुंजी के लिए एक अच्छी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। ये बी में जो की दिख रहा है, इसमें देखिए, एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधि पूर्वक गणन करते हुए उनकी पहचान का संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची बनाना ही कुंज। इसमें देखेंगे, यहाँ पहचानने का एक ऐसा प्रयोग किया जाता है जिनमें उनकी समानता और असमानता बराबर रखी जाती है। कुंजी के अंदर अगर किसी की समानताएं बताई जाती है तो उसकी असमानताएं भी बताई जाती है। दोनों को बराबर रखा जाता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम अगर पायल है, तो कि पायल अच्छी है, तो अच्छे में उसके क्या गुण हैं, उनको भी एक साइड मतलब रखा जाएगा, बराबर माना जाएगा। और मेरे गुण जो बुरे गुण हैं, तो उन बुरे गुणों को दोनों को बराबर माना जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे गुणों का ही अध्ययन किया, इसमें दोनों तरह के लक्षणों को हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्गीकरण एवं पहचान की वह विधि जो असामान्यता तथा समानता पर आधारित है। मैंने कहा ना आपसे, दोनों पर आधारित है। समान अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो इसमें सामान्यताएं भी हो सकती है और असामान्यताएं भी यहाँ दोनों पर आधारित है। वहाँ विभाजन सभी गुणों को बराबर महत्व देता है, चाहे वहाँ उपस्थित हो या ना हो। अगर उसमें दिखाई देता है कि उसके गुण अच्छे हैं
और वो अपने को दिखाई दे रहा है कि उसमें बुरे नहीं है, लेकिन उनको भी माना जा सकता है कि हो सकता है उसमें कुछ बुराई हो, लेकिन जो हमें पता ना हो, तो उसी के आधार पर इसको बताया गया है। अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल यस या नो में कैसा है, जैसे कि सेल वॉल जो होती है जो प्लांट में पाई जाती है, ठीक है, और एनिमल में यहाँ नहीं पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल वॉल अगर एनिमल में नहीं पाई जाती है तो उसको नहीं देखेंगे। सेल वॉल की यहाँ असामान्यता है कि वहाँ एनिमल में नहीं पाई जाती है, लेकिन उसकी सामान्यता क्या है कि वहाँ प्लांट में पाई जाती है। तो इसके जो ये दोनों गुण हैं, सामान्यता वाले भी जो प्लांट में, असामान्यता यानी कि नो वाले हैं जो एनिमल में नहीं है। तो इन दोनों का ही इसमें अध्ययन किया जाता है, चाहे वह हो या ना हो। मैं आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। बीज, अब जो बीज होते हैं वो एक आवृत्ति बीजी होते हैं और अनावृत्ति बीजी होते हैं। जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो अनावृत्ति बीजी, और जिसमें पाए जाते हैं वो आवृत्ति बीजी। तो इसमें भी दोनों, ये अनावृत और आवृत्त दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। अब ये विभाजन में अगर दोनों समूह हो तो उसे कॉपलेट कहा जाता है, यानी युग्मित कहते हैं। अगर इसमें दोनों समूह का अध्ययन है तो उसे क्या हम बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे, ठीक है ना। और विभाजन में अगर एक समूह हो, जैसे कि उसकी अच्छाई बता दी या सेल वॉल के ऊपर बता दिया कि वो प्लांट में उपस्थित है, यहाँ नहीं बताया कि वहाँ एनिमल में उपस्थित नहीं है, तो ये अगर उसको बता दिया कि सेल वाले जो प्लांट में उपस्थित है, तो इसका क्या हो गया, एक समूह हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, हम लीड बोलेंगे। लेकिन उनने कहा कि जो सेल वाले है वहाँ प्लांट में तो उपस्थित है, पर जो हमारा एनिमल है उसमें उपस्थित नहीं है, तो इसके क्या हो गए, दो समूह हो गए, दो समूह में, तो उसको क्या बोलेंगे, हम कपलेट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ कुंजी विपराई लक्षण जो प्रायः जोड़ों यानी युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं, ये ऊपर वाली ही बात है। ये क्या है, ये जो हमारी एनसीईआरटी लैंग्वेज है, इसलिए मैंने आपको ऊपर अलग लिख दिया था। विभाजन में अगर दोनों समूह हो तो उसे कपलेट कहेंगे यानी युग्मित कहेंगे, ठीक है। सही है। जो विपराई लक्षण प्रायः, अगर विपराई यानी दोनों लक्षण हुए कि इसमें हमें यस या नो में जो दिया है सेल वॉल है और प्लांट में और एनिमल में नहीं है, तो विपराई लक्षण यानी कि एक दूसरे के विपरीत लक्षण दोनों है तो उसे युग्मित यानी कपलेट कहेंगे। कुंजी दो विपरीत विकल्पों के चुनने को दिखाती है। विपरीत विकल्प एक में है एक में नहीं है, ये हो गए हमारे विपरीत विकल्प, यानी क्या हो गया, ऑपोजिट ऑप्शन, टू ऑपोजिट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गी की समवर्ग जैसे कुल वंश जाति के लिए अलग अलग वर्गी की कुंजी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि वंश कुल जाति सभी को एक ही वर्ग की कुंजी में रख दिया। सभी को पहचानने के लिए, उनके वर्गीकरण के लिए वर्गी की समवर्ग के अनुसार अलग अलग कुंजियाँ होती है, ठीक है, अलग अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा पढ़ेंगे। एक निश्चित आवास में जितने भी पौधे की जातियाँ पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है इसका इंग्लिश में, इट इज़ एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फ्यूना। एक निश्चित आवास या क्षेत्र में जितनी भी जंतु की प्रजातियां पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूना बोलते हैं, सॉरी फ्यूना बोलते हैं। इट इज़ एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑफ इन गिवन एरिया। क्या है, अगर हम पूछा जाएगा फ्लोरा किसे कहते हैं, तो निश्चित आवास में जितने भी पौधे की जातियाँ होती हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा। अगर फ्लोरा वर्ड आया तो आपको याद आना चाहिए निश्चित आवास में पौधे की प्रजातियाँ, और अगर पूछ लिया फ्यूना तो फटाक से आपको आ जाना चाहिए जंतुओं की प्रजातियाँ, ठीक है, सिंपल है ना। अब जो हमारा मैनुअल्स है इसको देखेंगे। निश्चित क्षेत्र में पाए जाने जात वाले जातियों की समस्त सूचना नाम वर्गीकरण करना मैनुअल्स कहलाता है, चाहे वहाँ प्लांट की हो या फिर एनिमल्स की। तो इसमें क्या है, मैनुअल्स आर द रिकॉर्ड दैट contains information for identification of name for species found in area।
एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जातियों की समस्त सूचना नाम वर्गीकरण करना मैनुअल्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के अंतर्गत केवल एक ऐसी वर्ग यानी टैक्सोन की पूरी जानकारी को रखना, चाहे वहाँ गण, कुल, संघ, स्पीशीज, वंश, जाति, इनमें से कोई एक वर्ग का पूर्ण जानकारी रखना ही मोनोग्राफ कहलाता है। यानी इनमें से जैसे हमने कुल को ले लिया तो कुल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखना, यानी कि एक वर्ग, कुल एक वर्ग है तो एक वर्ग यानी कुल की पूरी इन्फॉर्मेशन रखना मोनोग्राफ कहलाता है। तो आप या तो कुल की इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं, गण की भी रख सकते हैं, संघ की भी रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग, ठीक है ना, तो किसी एक विशेष की। These are the record that content information of any taxa यानी any one taxa। उसके बाद है कैटलॉग्स। तो कैटलॉग में क्या है, कैटलॉग के अंतर्गत किसी भी प्रजाति का अल्फ़ाबेटिक लिस्ट बताना ही कैटलॉग कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटलॉग कहलाता है, अल्फ़ाबेटिक लिस्ट। कैटलॉग की एक और मैं जो आपको वो बता दूंगी डेफिनेशन, ये नीचे डी में देखिए आप, एक ये वाली जो है कैटलॉग की है। एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधिपूर्वक वर्णन करते हुए उनकी पहचान का एक संक्षिप्त वर्णन करते हुए सूची, इसे बोलते हैं कैटलॉग। सॉरी, वो कुंजी में मैंने आपको गलत बता दिया, उसको थोड़ा आप ठीक कर लेना। मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज ड्यूटी करके आई हूँ, बट सॉरी